हेलो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है चैप्टर विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो हम एक नए वीडियो के अंदर डाल देंगे। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो हम अगले एक वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन डाल देंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र के अंदर वाला, और वो लगभग पूरा हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग। क्या है चैप्टर का नाम? गाउस का नियम वह अनुप्रयोग। क्या है? अनुप्रयोग। गाउस का नियम किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग। चलो इसके अंदर से स्टार्ट करते हैं। आगे आएंगे परिमेय को क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग बोलते हैं, जो आगे आने वाली है। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जान ले। बेसिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। बेसिक के अंदर फर्स्ट का क्या आता है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? जब विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में कोई पट्टिका रख दी जाए। जब विद्युत बल रेखाओं के मार्ग में एकांक क्षेत्रफल की कोई पट्टिका रख दी जाए, और उस पट्टिका को जब ये विद्युत बल रेखाएं पार कर जाएं, मतलब पार कर गुजरने वाली की संख्या, मतलब कितनी रेखाएं पार कर गुजर चुकी हैं, उन रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उन रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। इसकी विमा देखो, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस एक अदिश राशि होती है M1 L3 T-3 A-1। याद रखना, विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा ये हो जाएगी। नोटबुक और पेन अपने पास रखिए और नोट करते चलिए। चलो आगे करते हैं। आगे इसके अंदर इसका सूत्र और देख लेते हैं। डी फाई डेल ई डेल एस, ये सदिश हो गया। ई डेल एस समझ में आ गया। चलो आगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। डी को हटा दे, यहां से डी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? फाई ई डेल एस। अब क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है। विद्युत क्षेत्र दिया हुआ होगा आपको। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र दिया हुआ होगा। विद्युत क्षेत्र अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, है ना। हम फिर से जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो बता देना, फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर से समझाएंगे। हमारा काम केवल आपको समझाना है। तो विद्युत कितना दे दे? आई के प्लस, चलो कैसे भी ले लो, 200 इधर ले लो, 300 जे केप। क्या दे दे आपको? विद्युत क्षेत्र दे दे, ठीक। और आपको डेल एस का मान, सदिश, एकांक सदिश डेल एस कितना दे दे आपको? 5 × 10⁻³ ये दे दे आपको डेल एस। तो करते हैं। अब क्या रखेंगे सूत्र के अंदर? सूत्र क्या बताया था मैंने? फाई टू डेल एस। अगर डी फाई ले ले तो क्या हो जाएगा? सदिश डेल एस, क्योंकि अपन के पास सदिश के रूप में दिया हुआ है। चलो मान रखो, डी फाई मान रखते हैं। ई का मान कितना है? 200 आई के प्लस 300 जे के इंटू डेल एस 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है? जे है, समान इकाई। अब देखो आई कैप से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है? आई, ठीक। वो मान आ जाएगा, है ना। आई स्क्वायर हो जाएगा, या आई कैप गुणा आई कैप हो जाएगा। अगर आई कैप को असमान जे से गुणा करते हैं तो 0 आता है। असमान इकाई से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और समान इकाई को गुणा करते हैं तो वो 1 आ जाता है। मतलब वही मान आ जाता है, गुणा करेंगे तब वो मान आ जाएगा। तो इसके अंदर मान को आगे करते हैं। आगे देखो क्या होगा। यहाँ पर जे है, यहाँ पर आई है, तो ये क्या होता है? ये तो 0 हो गया, ठीक। और यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे है, समान इकाई है, तो इसको गुणा कर दे तो ये जगह 1500 10⁻³
3, 1510 की पावर माइनस 3 वोल्ट गुणा मीटर इसका मात्रक होता है, वोल्ट गुणा इसका मात्रक होता है। चलो आगे करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हट जाएगा, 2 बिंदु है तो 3 तक लो, ये 0 3 कट गए, ये हो गया कितना 1.5 वोल्ट गुणा मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये 1500 है तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर -3 है तो ऊपर +3 हो जाएंगी, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 1.5 बच जाएगा। चलो अब आगे करते हैं। विद्युत फलक समझ में आ गया? नहीं आया तो बता देना। आगे क्या आता है? देखो सतत आवेश आता है। सतत आवेश क्या होता है? सतत आवेश, इसके अंदर 3 परिमेय होती है सतत आवेश की। पहले तो देखो सतत आवेश किसे कहते हैं? सतत आवेश, देखो सतत आवेश, जब आवेश, सतत आवेश किसे कहते हैं? जब आवेश इस प्रकार से वितरित हो, जब आवेश इस प्रकार से वितरित हो कि दोनों आवेशों के मध्य अति अल्प दूरी हो। आवेशों के मध्य क्या होनी चाहिए? प्लस और माइनस वाले आवेशों के मध्य दूरी अति अल्प होनी चाहिए। आवेशों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? अति अल्प होनी चाहिए। इसके अंदर 3 परिमेय चलती है। देखो, एक तो होता है रेखीय आवेश, फर्स्ट क्या है? रेखीय आवेश। दूसरा क्या है? पृष्ठ आवेश। और तीसरा क्या हो जाएगा? आयतन आवेश। एक तो हो जाएगा रेखीय, दूसरा पृष्ठ, और तीसरा क्या हो जाएगा? आयतन आवेश। चलो अब आगे करते हैं। कौन सा पहला लेते हैं हम? रेखीय आवेश। पहला क्या लेते हैं? रेखीय आवेश। रेखीय आवेश के अंदर देखो, रेखीय आवेश क्या हो जाएगा? रेखीय आवेश। एक रेखीय आवेश ले लिया, इसके अंदर क्या है? प्लस आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित है। प्लस आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित है। ये डेल क्यू और डेल एल लंबाई के अंदर आता है। रेखीय आवेश किस में होता है? लंबाई के अंदर होता है। तो क्या हो जाएगा? यदि डेल क्यू आवेश, यदि डेल क्यू आवेश डेल एल अल्पांश समान रूप से, डेल एल लंबाई अल्पांश समान रूप से वितरित हो, मतलब डेल क्यू का मान और डेल एस का मान, एल का मान समान रूप से वितरित हो, तो इसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम गुणा मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर होगा, क्योंकि ये आवेश ऊपर हो गया और लंबाई अनुपात में है, तो ये क्या हो जाएगा? कूलम गुणा मीटर। तो इसे लेमडा, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा क्या हो जाएगा? डेल एस वाई में डेल एल, डेल डेल कट जाएगा यहाँ से, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? एल। एल को इधर लिख लें तो आवेश क्या होगा? लेमडा एल। ये याद रखना ना, ये आगे काम में आने वाली है। तो रेखीय आवेश आ गया। अब अपन लेते हैं पृष्ठीय आवेश। कौन सा लेंगे? पृष्ठीय आवेश। सतत आवेश के अंदर फर्स्ट क्या हो गया? रेखीय। अब क्या लेते हैं? पृष्ठ। अब क्या लेते हैं? पृष्ठ आवेश। तो पृष्ठ आवेश क्या है? यदि डेल क्यू आवेश, अपन ने रेखीय आवेश के लिए क्या लिया था? डेल एल, लेमडा डेल क्यू डेल एल, एल के लिए था लिया था। इसके अंदर क्या लेंगे? पृष्ठ है तो बताओ, पृष्ठ के लिए क्या होगा? पृष्ठ के लिए क्या होगा? एस। पृष्ठ के लिए क्या होगा? डेल क्यू और डेल एस। तो क्या लिखेंगे डेल एस के लिए? देखो, समान अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश कैसा हो? समान। अल्पांश क्षेत्रफल कैसा हो? अल्पांश और समान हो। तो क्या होगा? यदि डेल क्यू आवेश, डेल क्यू आवेश डेल एस अल्पांश क्षेत्र समान रूप से वितरित हो, तो क्या होगा? पृष्ठीय आवेश या घनत्व है। पृष्ठीय आवेश या घनत्व है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल एस। ये क्या हो जाएगा? न्यू। ये क्या है? घनत्व है, न्यू। तो यहाँ से ये कट जाएगा, न्यू एस। आवेश इसके क्या हो जाएगा? न्यू एस। आवेश क्या हो जाएगा इसका? न्यू एस। समान रूप से वितरित करो। ये क्या जाएगा? समान रूप से वितरित। आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित। आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा? डेल क्यू और डेल एस समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित। आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मात्रक तो बताया था वोल्ट पर मीटर,
और इसका हो जाएगा वोल्ट नहीं कूलोम पर मीटर, इसका हो जाएगा कूलोम पर मीटर स्क्वायर। तो तीसरा हमारे पास समझ में आएगा, 2 हो गए है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा हमारे पास आता है आयतन आवेश। आयतन आवेश, तो आयतन आवेश, आयतन आवेश क्या होगा देखो, बाद में लिख देते हैं। तीसरा होगा आयतन आवेश। तो आयतन आवेश, आयतन आवेश किसके अंदर आएगा, ये हो जाएगा आयतन आवेश आएगा डेल क्यू डेल वी, आयतन वी से प्रदर्शित, ये क्या होगा रो, डेल क्यू डेल वी में आता है। तो क्या होगा, यदि डेल क्यू आवेश डेल वी अल्पांश आयतन अल्पांश, यदि डेल क्यू आवेश आयतन अल्पांश या अल्पांश आयतन में समान रूप से वितरित हो, अल्पांश आयतन में क्या हो, समान रूप से वितरित हो, उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो आयतन आवेश वितरण समझ में आ गया। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलोम पर मीटर क्यूब, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो क्या हो जाएगा v, ये हट जाएगा क्यों आवेश, ये क्या होगी तीसरी क्वेश्चन, तीसरी। तो समझ में आ गया तीनों। अब हम करते हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, ये समझ में आ गया ना, नहीं आया तो बता देना। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन हमारा है, यदि r त्रिज्या की एक पतली वल्ले क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है, r त्रिज्या की एक पतली वल्ले क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। एक r त्रिज्या की वल्ले है, समझ में आ गया, r त्रिज्या क्या हो गई वल्ले, जिस पर क्यों आवेश समान रूप से वितरित है, क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। तो देखो समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। वल्ले के अक्ष केंद्र, अक्ष पर केंद्र से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र से अक्ष दूरी पर, केंद्र से अक्ष दूरी पर, ये भी हो गया, अक्ष दूरी पर कोई बिंदु क्या है P स्थित है, यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समान रूप से वितरित हो गया, चलो इसको मिला दें, ये क्या होगी स्पर्श रेखाएं, क्या हो गई स्पर्श रेखाएं, इसे r, इसका मान r, ये अक्ष दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ये क्या हो जाएगा डेल ई, ये डेल ई कोस थीटा, इनको थीटा लिख लेते, ये हो जाएगा डेल ई, ये क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में क्या आएगा साइन थीटा, क्षैतिज में क्या आता है कोस थीटा, तो ऊर्ध्वाधर में क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो चलो इसको कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर लिखना क्या है, जैसा हमने डायग्राम बनाया है वैसे वैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, r त्रिज्या की एक वल्य है जिस पर समान रूप से आवेश स्थित है, जिस पर समान रूप से आवेश स्थित है। यह आवेश इस प्रकार से स्थित है कि केंद्र से अक्ष दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, वल्य के केंद्र से अक्ष दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां क्या करनी है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या इतना लिख देंगे। अब आगे क्या लिखेंगे देखो, AP और BP क्या है समान है, AP और BP समान होने के कारण, ये भी R है और ये भी R है, क्या हो जाएगा AP व BP समान होने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणाम में समान, परिणाम में तो समान होगी परंतु क्या होगी दिशा में विपरीत। परिणाम समान है डेल ई साइन थीटा, डेल ई साइन थीटा, परिणाम में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाती हैं, परस्पर निरस्त हो जाती हैं। परंतु ये क्या है, एक ऊर्ध्वाधर घटक, कौन सा घटक है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज घटक कोस थीटा वाला है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक के बारे में बताएंगे। ऊर्ध्वाधर घटक परिणाम में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं और क्षैतिज घटक परिणाम में समान होने पर आपस में जुड़, दिशा में समान, परिणाम में तो विपरीत होंगे, ये दिशा में विपरीत होगा और ये दिशा में समान होगा, तो ये तो निरस्त हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, और क्षैतिज घटक जुड़ जाते हैं, इतना हमें लिखना है। तो जुड़ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कोस थीटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल ई कोस थीटा। समझ में आ गया? डेल ई कोस थीटा, डेल ई कोस थीटा। तो इसका अब क्या करेंगे अपन? समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। ये हो जाएगा। इसका क्या करेंगे अपन? अब समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे डेल ई कोस थीटा। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ से हमें क्या चाहिए? डेल ई का मान चाहिए। चलो डेल ई का मान, डेल ई कल अपन ने बताया था ई का मान विद्युत क्षेत्र के लिए, बताया था कि नहीं बताया था? ई बराबर के क्यू बाई में आर स्क्वायर, बताया था ना। तो यहाँ से क्यू का मान ये क्या है? एक रेखीय आवेश। अभी अभी हमने बताया कि रेखीय आवेश के लिए क्या होगा? लेमडा डेल क्यू डेल एल, डेल हट जाएगा, लेमडा एल गुणा में चला जाएगा, ये आ जाएगा क्यू। तो अभी अभी हमने रेखीय आवेश के लिए क्यू बराबर लेमडा एल बताया था। तो ये मान यहाँ पर रख देंगे, ये मान यहाँ पर रख देंगे। तो ई बराबर क्या जाएगा? के क्यू की जगह लेमडा डेल एल अपॉन कोस थीटा तो है ही है, ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर का मान वो निकालो, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर ये रख सकता हूँ क्या? ये बताओ आप। जी जरूर, ये रख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मान आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा। समझ में आ गया? ये क्या आ गया? ई का सदिश। अपन ने कुछ नहीं किया, जो सूत्र है उसके अंदर डेल ई का मान लिखा है। डेल ई के क्यू बाई में आर स्क्वायर होगा, और क्यू का मान कहाँ से निकालेंगे? रेखीय सदिश, रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश के लिए ये होता है क्यू का मान रख दिया। अब आगे करते हैं। आगे अब अपन को क्या लेना है? कोस थीटा का मान लाना है। तो कोस थीटा का मान यहाँ से लेकर आए। देखो इसके लिए कोस थीटा का मान देखो, त्रिभुज OAP में कोस थीटा, तो कोस थीटा LAL के ए। तो बताओ कोस थीटा का मान क्या होगा? आधार कितना है? थीटा ये है, सामने वाले भुजा लंब, आधार कितना है? अक्ष, करण कितना होगा? आर, आधार कितना है? अक्ष, तो करण कितना होगा? आर। ये आ गया कोस। अक्ष आर की जगह अभी अपन ने क्या लिखा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 में अपॉन 2, 1 में अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान इस सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो रखो ई फाई के लेमडा डेल एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये गुणा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 में 2। देखो जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ बता देना, जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ बता देना। चलो सोल्व करते हैं इसे आगे। यहाँ तक आ गया? चलो आगे सोल्व करते हैं। देखो आगे क्या होता है, बताओ। ई फाई के लेमडा डेल एल ऊपर एक्स हो गया। ये देखो एक तो यहाँ पर है और आधा यहाँ पर है, एक और आधा कितना होता है? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 लिख सकते हैं क्या? जरूर 3/2 ये अपन लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया तो बता दे, समझ में आ गया? चलो आगे करते हैं। आगे क्या होगा? देखो फाई हो जाएगा, ये डेल हट जाएगा, ये डेल एल हो जाएगा, ये ऐसे इसको क्यू, अब अपन ने बताया क्यू डेल एल। तो देखो के डा एल एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से क्या होगा? देखो डेल एल हो जाएगा। ये अब आप अपन से पूछोगे ये कहाँ गया सर? चलो इसको सदिश को हटा देते हैं। अब बन गया ये, अब बन गया ई बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर रेखीय आवेश से क्या लिख सकते हैं? क्यू। तो क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 3/2। क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2 की पावर 3/2। ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र।
यहाँ तक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। चलो अब समझ में आ गया यहाँ तक। चलो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अब आगे करवाते हैं। यहाँ तक आ गए समझ में, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इसी के आगे, जस्ट इससे आगे अगर आपको ये बोल दे कि, आपको ये बोल दे देखो कि एक समान आवेश एक वल्य एक गोले की में त्रिज्या r है, यही बता रहा है। वल्य के केंद्र से अपन ने क्या लिया, अक्ष दूरी ली। अगर अक्ष की जगह r इंटू √3 दे दे, ये तो सूत्र हो गया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, देखो सूत्र याद रखना ये, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आए तो बता देना है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। जहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर हम फिर से आपका वीडियो बनाकर डाल देंगे उस चैप्टर का। देखो क्या कर दे, अगर इसके अंदर अक्स का मान दे दे आपको 3, तो आप कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, केवल सूत्र के अंदर आपको मान रखना है। ये क्वेश्चन में अब चलो मान रखो, के क्यू अक्स से क्या रखना है, r इंटू √3 r स्क्वायर प्लस अक्सिस के अपन को क्या रखना है, r √3 का स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लें एक बार। 3/3r स्क्वायर की पावर 3/2, ये यहाँ से स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे करते हैं। चलो आगे करो, इसको आगे करो, आगे करो। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर KQR3 करो इसको सॉल्व। r की पावर मतलब 4r, आगे करो, 3 2 5 4r स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ से मान करते हैं आगे। देखो अंदर गुणा करते हैं, 2 से 2 कट जाए, ये क्या हो जाएगा क्यूब, ये क्या बन जाएगा क्यूब। 2 का क्यूब 4, 4 का क्यूब। देखो ये बराबर KQR√3 में करो, इसके अंदर क्यूब करो, इसका क्यूब करेंगे मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंदर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, इसका मान इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलो आगे करते हैं। आगे क्या होगा, इसको अंदर लेकर चलते हैं। चलो अंदर लेकर चलेंगे तो हाँ, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ये एक तो r स्क्वायर कर दें, मतलब क्या करेंगे, देखो एक तो r स्क्वायर हो जाएगा ना और एक r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा r की पावर क्यूब कर देंगे। यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा KQ√3 में 8r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा KQ में √3 r √3 अपॉन 8r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, के का मान धरते हैं, के का मान धरते हैं। तो ई बराबर क्या होगा, के का मान कितना था 4/ε0 और Q√3 में 8r क्यूब। समझ में आ गया। तो ये चलो यहाँ से सोल्व करो इसको। Q√3 ये इतना के का मान रख देंगे, के का मान अपन को पता है 9 × 10 की पावर वो हो जाएगा Q√√ अपॉन में ये आ गया। ठीक है, अपन को तो वो सूत्र याद रखना है, के क्यू लेमडा वाला, वो इसके अंदर सारा मान हो जाएगा। इसके अंदर मान रख देंगे, क्यू का दिया हुआ होगा, आर का मान भी बताएगा अगला, तो ई का मान विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, चलो आगे करते। अब आता है अपन का गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है, देखो अब अपन के पास गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग आते हैं। थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ, फिर हम कल गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के ऊपर क्लास कर लेंगे पूरी।
तो गाउस का नियम क्या कहता है? इस देखो गाउस का नियम, हमारा टॉपिक क्या था? गाउस का नियम। अपन ने थोड़ा बेसिक कर लिया है, लगभग उसमें से 1-2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। और ये अब आएगा स्टार्टिंग से, है ना, 5-6 नंबर के अंदर अब आता है क्वेश्चन गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कहता है? देखो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के समान, उस बंद पृष्ठ के समस्त आयतन के, उस बंद पृष्ठ के समस्त आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के कितना होता है? 1/ε0 से गुना होता है। क्या कहा हमने? कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जो फ्लक्स लिया था हमने विद्युत फ्लक्स, उस वो निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के समस्त आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। जो हम थ्योरी बोलते हैं ना, वो आप नोट कर ले, है ना, आपको रटना पड़ेगा वो थ्योरी को, ऐसे नहीं समझ में आएगी। तो क्या हो जाएगा? 5 फ्लक्स, फ्लक्स समझ में आ गया। निर्गत आवेश कितना गुना होता है? बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आ गया? ये समझ में हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Q/με0। अब इसके अंदर गाउस का नियम हो गया, यह तो नियम की परिभाषा हो गई। अब उत्पत्ति कहाँ से होगी वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि ये एक बंद पृष्ठ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये ना ऐसे ये आवेश निकल रहा है, r दूरी पर होगा। हमने सतत आवेश उसमें क्या पढ़ा था? अक्ष दूरी के लिए, और इसमें क्या होगा? r दूरी पे होगा। ठीक है, तो हम अगले चैप्टर में, अगले क्लास के अंदर इस चैप्टर को आगे करते हैं। जो समझ में नहीं है वो कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। चलो, थैंक यू।